सिर्फ नवीन और अगेन आप मुझे देख रहे हैं कोटा क्लासेस के चैनल पर। बायोमोलिक्यूल का चौथा लेक्चर जो है हम लोग जो है आज करेंगे स्टार्ट। इसमें बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को प्रिपरेशन चेकआउट करनी है किसकी, ग्लूकोज की। बट ग्लूकोज की प्रिपरेशन चेकआउट करने से पहले मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो तक हम लोग जो है क्लासिफिकेशन को कवर कर चुके थे, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूरा देख चुके थे। और हम लोगों ने जो लास्ट वाला क्लासिफिकेशन देखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल था। उसमें हम लोगों ने ये चेकआउट किया था कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड है और अगर उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देता है, उस बेसिस पर हम लोगों ने उसको क्लासीफाई किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ऑलिगोसेकेराइड्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। मोनोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हम लोगों को एक भी यूनिट नहीं मिलती है प्रोडक्ट में। और ऑलिगोसेकेराइड में ये रहता है कि अगर प्रोडक्ट में 2 से 10 यूनिट अगर मिलती हैं हम लोगों को, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कराते हैं, पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो प्रोडक्ट में अगर 2 से लेकर के 10 तक की यूनिट मिलती है तो वो ऑलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में आता है। और 10 से ज़्यादा अगर मिलती है तो वो पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आता है, वो कार्बोहाइड्रेट जिसका हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस किया है, जिससे प्रोडक्ट बनाए हैं। तो हम लोग जो है मोनोसेकेराइड को स्टार्ट करेंगे, मोनोसेकेराइड को पढ़ेंगे। और मोनोसेकेराइड के अंदर बेसिकली जो है ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज इज अ एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन भी देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है। तो देख सकते हैं हम लोग की बोर्ड पर मोनोसेकेराइड मैंने टॉपिक डाला हुआ है, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 टाइप के मोनोसेकेराइड्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में, एक है एल्डोहेक्सोज, एक है कीटोहेक्सोज। यानी कि सिंपल सा फंडा है, 6 कार्बन का एक शुगर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, और एक 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कीटोन ग्रुप होगा। दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि मोनोसेकेराइड पढ़ रहे हैं मतलब जिनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एक भी यूनिट नहीं टूटेगी, यानी कि एक भी यूनिट हमको नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट में एक भी यूनिट नहीं मिलेगी। तो उस मोनोसेकेराइड में भी जो एग्जांपल्स हमको देखने हैं वो भी 2 कैटेगराइज में तोड़े गए हैं, एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज। हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन का बेसिकली ये जो होगा कंपाउंड होगा, ठीक है, और इसमें जो है ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। बट इसके अंदर जो एग्जांपल आएंगे एल्डोहेक्सोज में, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा। और नीचे वाले कंपाउंड के अंदर जो भी एग्जांपल्स हम डालेंगे, माना कि वो 6 कार्बन के, बट फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर कौन सा होगा, कीटोन होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, एल्डोहेक्सोज में ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज आपको लर्न करने। मोनोसेकेराइड है, ठीक है, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, पर है भी कौन से वाले मोनोसेकेराइड्स हैं, एल्डोहेक्सोज हैं। 6 कार्बन के कंपाउंड्स हैं सारे, बट इनमें ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। और कीटोहेक्सोज में अकेला इकलौता है कौन, फ्रक्टोज। 6 कार्बन का ही है बट इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन है। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, फंस जाता है, राइट। इसके बाद हम लोग जो हैं हम लोगों को एनसीईआरटी में मेंशन है, हमको ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फ्रक्टोज भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ये चारों के चारों हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टार्ट किया है मैंने ग्लूकोज से, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज काम की है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे सिंपल और आसान मैथड है वो हम लोग कर भी चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, पर मैं दोबारा दिखा देता हूँ। हम लोग केन शुगर के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज बनाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केन शुगर के हाइड्रोलाइसिस है। अब केन शुगर है क्या, बेसिकली केन शुगर यानी कि गन्ने के रस से हम लोगों को क्या मिलती है, शक्कर मिलती है। गन्ने का जो रस रहता है उसी से शक्कर बनती है, और शक्कर का फॉर्मूला सुक्रोज आपको पता ही क्या होता है, सेम C12H22O11। तो ये तो कहने के लिए बोल दिया कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, कोई अलग सी रिएक्शन होगी, कोई अलग सी नहीं है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। गन्ना है भाई, गन्ने के रस से क्या मिलती है, गन्ने के रस से क्या बनता है, शक्कर बनती है, शुगर, और शुगर का फॉर्मूला अपन को पता है C12H22O11। तो अगेन हम लोग वही वाला काम करेंगे, शुगर का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं। तो यहाँ पर भी वही सीन है, बड़ा सिंपल सा है। केन शुगर के हाइड्रोलाइसिस से क्या करा हम लोगों ने, तो केन शुगर का फॉर्मूला लिख दिया C12H22O11 जो कि शक्कर का फॉर्मूला है, उसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो मतलब वाटर से रिएक्ट कराना है। बस आप लोगों को ध्यान देना है कि एक एसिड, कोई भी हम लोगों को यहाँ पे एसिड यूज करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पता है कि एसिड जनरली H+ देता है, तो उसका सिंबल लगा दिया H+, ब्रैकेट में लिख दिया एसिड कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड हम लोग लेंगे वो कैटलिस्ट जैसे इस्तेमाल करता है, रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हमारी मदद करता है। तो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में केन शुगर का या सुक्रोज या शुगर के साथ हम लोग वाटर को ऐड कराएंगे, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो आपको पता है कि 2 यूनिट मिलती हैं, सेम अमाउंट में मिलती हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, C6H12O6 एंड C6H12O6। एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, दोनों का अमाउंट सेम रहता है। रिएक्शन टोटली बैलेंस है, पिछले वाले वीडियो में बैलेंस करा के बता चुका हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस एसिड कैटलिस्ट के साथ एक और चीज चाहिए होती है, या तो हमको इन्वर्टेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है, नीचे मेंशन कर रखा है, या इस अल्कोहल को
बॉईल करना है, इसकी प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मेरा सेंटेंस कि मैंने क्या बोला कि ये रिएक्शन चल जाएगी एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, पर साथ में हम लोगों को एक और चीज़ करनी पड़ती है। नोट लिखा हुआ है बॉईल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है और द एंजाइम इन्वर्टेज कैन कॉज दिस रिएक्शन, यानी कि ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में चल रही है, या तो इसको अल्कोहल में बॉईल करो तो ये रिएक्शन चलेगी, या फिर इन्वर्टेज एंजाइम इसके अंदर डाल दो तो ये रिएक्शन चलेगी। इन दोनों में से कोई सा भी एक प्रोसेस यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन रन नहीं करेगी, इसके साथ साथ इन दोनों में से कोई एक चीज आप फॉलो कर सकते हो, या तो पूरी रिएक्शन को एसिड कैटालिस्ट के साथ अल्कोहल में बॉईल कर दो, या फिर इसी पूरी रिएक्शन में क्या डाल दो, इन्वर्टेज एंजाइम डाल दो, तो ये रिएक्शन क्या कर जाएगी, प्रोसीड कर जाएगी। नोट डाल के लिख रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। दूसरा कमर्शियल मेथड क्या है ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने का, बहुत ज़्यादा नंबर में चाहिए आप लोगों को, तो क्या तरीका है, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, राइट, पॉलीसेकेराइड का मतलब आप लोगों को पता ही है, ठीक है, जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल आप लोगों को पता है कि स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल मेथड हम लोग यहीं पे पॉलीसेकेराइड से ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना यार, पॉलीसेकेराइड आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यार अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बहुत सारे क्या देगा, प्रोडक्ट की यूनिट्स देगा। तो और आपको पता है कि ये जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, यानी कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, या फिर हमारा ये हो गया सेल्यूलोज हो गया, तो बेसिकली अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। और आपको पता है कि ये किससे बनते हैं, ग्लूकोज से ही बनते हैं। कन्वर्जन पढ़ा था ना हम लोगों ने कि स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ग्लूकोज से ये तीनों भी बन सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन जो पॉलीसेकेराइड है वो ग्लूकोज से ही बने हुए हैं। तो हम लोगों ने कमर्शियल मेथड में क्या करा, स्टार्च या सेल्यूलोज ले लिया। स्टार्च या सेल्यूलोज का फॉर्मूला सेम होता है, यही होता है C6H10O5, C6H10O5, ये किसका फॉर्मूला है, स्टार्च या सेल्यूलोज का फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिएगा कमर्शियल मेथड में क्या करा हम लोगों ने, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया। तो इसके अगर हम लोग n मॉलिक्यूल्स लेंगे, कितने n मॉलिक्यूल्स, स्टार्च या सेल्यूलोज के कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, n, और इसका फॉर्मूला क्या है C6H10O5, ठीक है, C6H10O5, क्लियर, स्टार्च या सेल्यूलोज का फॉर्मूला है। इसके अगर हम लोग n यूनिट्स लेंगे तो आप लोगों को वाटर भी कितनी लेनी पड़ेगी, n यूनिट्स लेंगे। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स लोगे, जितने आप लोग ये स्टार्च या सेल्यूलोज की यूनिट्स लोगे, उतने ही आपको ग्लूकोज की यूनिट्स मिलेगी, n यूनिट्स। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या चाहिए। एक तो आपको टेम्परेचर चाहिए 393 केल्विन के आसपास, प्रेशर आपको चाहिए 23 atm के आसपास, एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है। एसिड कैटालिस्ट का मतलब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी रखा है, क्या ले सकते हो आप लोग, डाइल्यूट H2SO4, राइट। तो ये कुछ कंडीशन है एसेंशियल, तब जाकर के आपका कमर्शियल मेथड जो है रन करेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, स्टार्च या सेल्यूलोज ले सकते हो, उसकी n यूनिट लोगे, वाटर भी n यूनिट लोगे तो n यूनिट आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। एसिड की प्रेजेंस चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 हम लोग ले सकते हैं, और 393 केल्विन का टेम्परेचर और 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये रिएक्शन कमर्शियल मेथड की रन कर जाएगी। जितना ज़्यादा स्टार्च और सेल्यूलोज लोगे उतना ही ज़्यादा आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर हम लोग ये वाली रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। दूसरा, ऊपर की तरफ मैंने कुछ सोर्सेस लिखे हुए हैं। सोर्सेस का मतलब क्या है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि मोनोसेकेराइड के क्या हैं, ऑलिगो के क्या हैं, पॉली के क्या हैं, क्योंकि काम के हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आपको दिख रहा है कि मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये कुछ लिखे हुए हैं, ये रहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये मोनो में आएंगे। ऑलिगोसेकेराइड में ध्यान रखना, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, राइट। इनको लर्न करना है, जिनको लर्न हो जाता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको लर्न नहीं होता उनको ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ट्रिक क्या है, पॉलीसेकेराइड तो मेरे को बड़ा आसानी से लर्न हो जाता है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स लोगों में ही मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स कौन है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम लोग बड़ा कॉम्प्लेक्स शरीर है हमारा, प्लांट भी जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स शरीर है, तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, राइट। तो आप लोगों को पता है कि हमारे अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है, बड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स, प्लांट खुद कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। उनके अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड में जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स में, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि प्लांट के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च, हमारे अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसके एग्जांपल हैं, पॉलीसेकेराइड के। तो यहाँ पे स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजन आ गया। दूसरा, सेल्यूलोज एक और एग्जांपल है, और ये कहाँ मिलता है, अगेन प्लांट में मिलता है। प्लांट किससे मिलकर बना है, सेल से, और सेल की जो आउटर कवरिंग है जो उसको प्रोटेक्शन देती है, सेल वॉल, वो किससे बनी है, सेल्यूलोज से, तो वो भी इसी का एग्जांपल है। तो इस तरीके से पॉलीसेकेराइड हम लोगों को लर्न हो सकता है। दूसरा, मोनोसेकेराइड तो बड़ा सिंपल सा है,
सबके जबान पे चढ़ा हुआ है ग्लूकोज फ्रक्टोज। बड़ी सिंपल सी यूनिट है ना, क्योंकि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आप लोग ग्लूकोन डी पीते हो, क्यों पीते हो? उस पर क्या लिखा रहता है? ग्लूकोन डी जो मार्केट से लेकर के आते हो, पानी में मिला के पीते हो, उस पर क्या लिखा रहता है? इंस्टेंट एनर्जी। यानी कि ग्लूकोज सबसे छोटी और सिंपल यूनिट है, उसको पानी में मिलाओगे और पी जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं है, शरीर में ग्लूकोज जाएगा, टूटेगा और सीधी क्या देगा? एनर्जी देगा। क्यों देगा भाई? क्योंकि वो सबसे सिंपल यूनिट है। आगे फर्दर जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन नहीं होता, वो सीधा पानी में मिलाया और पी गए, अंदर जाकर के टूटते ही सीधी क्या देगा? एनर्जी देगा। तो इंस्टेंट एनर्जी इसलिए लिखा रहता है ग्लूकोन डी के ऊपर। तो जो ग्लूकोज होता है बेसिकली सिंपल यूनिट है, और सारी की सारी सिंपल यूनिट्स जो फर्दर किसी यूनिट्स में टूट नहीं सकती, उन्हीं को तो क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। तो बेसिकली ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब सिंपल यूनिट्स है, इसलिए मोनोसैकेराइड में आएगा। इसमें से आपको दो चीजें और ध्यान रखनी पड़ेगी, एम और जी, मैनोज और गैलेक्टोज। तो इसको लर्न करने का तरीका क्या? एमजी हेक्टर मेरी फेवरेट कार है, हो सकता है आप लोगों की भी हो। अभी जो नई कंपनी है जो इंडिया में जो दस्तक दी है जिसने 2019 में, एमजी मोटर्स, राइट, तो उसकी कार क्या है? एमजी हेक्टर। आपको पता होगा काफी फेमस थी। तो उस एमजी हेक्टर से आप लोग लर्न कर सकते हो एम एन जी। क्लियर है क्या? एम एन जी, तो एम फॉर मैनोस और जी फॉर गैलेक्टोज। क्लियर है क्या? तो एमजी हेक्टर से आप लोग इसको लर्न कर सकते हो। दूसरा मोनोसैकेराइड लर्न हो गए हम लोगों को, पॉलीसैकेराइड लर्न हो गए। ऑलिगोसैकेराइड के बारे में क्या है? तो हम लोग ऑलिगोसैकेराइड को कैसे लर्न करेंगे? इसमें 3 एग्जांपल आपको दे रखे हैं, सुक्रोज दे रखा है, लैक्टोज दे रखा है, और हम लोगों को क्या दे रखा है? माल्टोज दे रखा है। तो इनके फर्स्ट लेटर से आप लोग कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा। जैसे एम है, एल है, एस है, तो इससे क्या बना सकते हो आप? कोई सी भी ट्रिक बना दो, एस एम एल या फिर एल एम एस, कोई भी चीज क्या बना सकते हो? ये 3 वर्ड्स हैं, सुक्रोज के लिए एस आ रहा है, और एम आ रहा है माल्टोज के लिए, और एल आ रहा है बेसिकली जो हमारे लैक्टोज के लिए। तो इसके लिए क्या ट्रिक बन सकती है? बनाइए, मेरे दिमाग में हिट नहीं कर रही है अभी बताइए, वैसे तो हिट कर रही है। ये बना दिए हैं क्या? स्माइल से आप इसको लर्न कर सकते हो, राइट, ठीक है। यहाँ पे एक आई नहीं है और ई नहीं है खाली, तो उसको आप भूल जाओ और आप लोग स्माइल से लर्न कर सकते हो इसको। स्माइल से क्या ट्रिक बनी? एस एम एल, स्माइल से। तो एस फॉर क्या हो गया? सुक्रोज, एम फॉर क्या हो गया? माल्टोज, और एल फॉर क्या हो गया? लैक्टोज। इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, या इसके अलावा भी हम लोग कोई दूसरी ट्रिक ले सकते हैं। श्रीमान, लक्ष्मी, श्रीमान क्या हो गया? श्रीमान, इसका नाम जो एल से किसी मर्द का या किसी मैन का नाम याद कर लो, लक्ष्मी नारायण जी या फिर लोकेश जी, वट एवर इट इज, कोई भी आप आदमी ध्यान रख सकते हो। तो श्रीमान लोकेश जी, तो इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो। तो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और लैक्टोज से कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं जिससे आपको एग्जांपल याद हो जाए। आई होप ये पूरा का पूरा जो है आपको समझ में आया होगा टॉपिक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। मैं साइड में हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एक नए टॉपिक की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एविडेंस। जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, वीडियो नंबर 2 में देखा था, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर पूरी की पूरी देख ली थी। 6 कार्बन लाइन से अटैच थे। फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप था, लास्ट कार्बन पर CH2OH था, और बीच के जो 4 कार्बन है उसमें सब में राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप था और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? H था, सिर्फ थर्ड कार्बन को छोड़ के। वो एक्सेप्शन है क्योंकि थर्ड कार्बन में राइट हैंड साइड पे जो था H था और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर OH ग्रुप था। ऐसा कुछ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने देखा था। मैंने यहाँ बना भी रखा है, इसको शॉर्टकट में लिख रखा है। ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, और जो बीच की जो यूनिट है उसमें एक कार्बन के एक तरफ H और एक तरफ OH रहता है, तो उसको कंबाइन करके लिख दिया CHOH, उसका होल 4, क्योंकि एक यूनिट ये और बीच में ऐसी कितनी यूनिट रहती है? 4। तो 6 यूनिट से पूरा का पूरा कार्बन की 6 यूनिट से पूरा का पूरा ग्लूकोज बना रहता है। एक्चुअली ये टॉपिक है क्या? क्वेश्चन रेज किए गए कि कैसे पता चला कि यही ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है, कैसे पता चला कि ये 6 के 6 कार्बन लाइन से जुड़े होते हैं, कैसे पता चला कि इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, कैसे पता चला कि ये OH ग्रुप बीच में 4 कार्बन के पास रहते हैं और नीचे वाले कार्बन के पास भी रहते हैं। ये सब चीजें कैसे फाइंड आउट हुई? कैसे पता चला कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि हम लोगों ने तो सीधा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, 6 कार्बन बना दिए, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, नीचे CH2OH लगा दिया, बीच में 4 कार्बन है, राइट हैंड साइड पे सबके OH है, लेफ्ट हैंड साइड पे H लगा दिया, थर्ड वाले कार्बन को छोड़ के, एक्सेप्शन है उसमें फ्लिप कर देना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो है क्या आ जाता है? OH आ जाता है, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाता है? H आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बना ली, फॉर्मूला भी देख लिया कि फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। तो पूछा गया ऐसा कैसे? आपको कैसे पता? इतने OH होते हैं, सारे लाइन से कनेक्ट हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कैसे पता कि आपको ये फॉर्मूला है? तो इसके लिए क्या है? एविडेंस दिए गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये पता चला
कि ग्लूकोज की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ग्लूकोज में ये होता है। तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए बहुत सारे, और वो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बेसिकली हम लोगों को लाइन से यहाँ पे पढ़ना है, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे एविडेंस, ठीक है। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबूत हैं, एक्चुअली प्रूफ हैं। वो प्रूफ हमको बताएंगे कि ग्लूकोज की ऐसी स्ट्रक्चर कैसी, जो हम लोगों ने पढ़ी है, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों होती है, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों होती है इन द सेंस कि इसके बारे में प्रूफ हम लोग चेकआउट करेंगे कि क्यों, कौन सा वो एक्सपेरिमेंट है, कौन सा वो प्रूफ है जिससे ये कंफर्म होगा कि ग्लूकोज के सारे कार्बन लाइन से होते हैं, कौन सा वो प्रूफ है जिससे ये पता चलेगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, कौन सा वो प्रूफ है, कौन सा वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिससे हमको ये पता चलेगा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, ये सबके पास OH ग्रुप होता है, कैसे पता चलेगा कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये सारे एविडेंस हम लोग पढ़ेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट्स ही ये प्रूव करके बताते हैं कि फाइनली यही ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है। तो हम लोग एविडेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एविडेंस ये है कि लोगों ने पूछा कि हाउ कैन वी से दैट कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। मैं बताता हूँ कैसे। हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज का एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल का कंबशन कराएंगे, यानी कि उसको बर्न कराएंगे। बर्न कराने के बाद उस ग्लूकोज के सैंपल का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमको पता नहीं था, तो हम लोगों ने उसका सैंपल लिया और उसको बर्न किया, कंबशन कराया। कंबशन कराते ही हम लोगों को उसके प्रोडक्ट देखने को मिले। प्रोडक्ट क्या मिले आपको? CO2 एंड वाटर, राइट। हम लोगों ने क्या करा, ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली इस प्रोडक्ट का हम लोगों को मास परसेंट निकालना पड़ेगा। मास परसेंट का मतलब क्या होता है, ये हर एक एलिमेंट का मास परसेंट, कार्बन का मास परसेंट क्या है इस कंपाउंड के अंदर, ऑक्सीजन का मास परसेंट क्या है, हाइड्रोजन का मास परसेंट क्या है, ऑक्सीजन का मास परसेंट क्या है। फिर हम लोगों को एक एक एलिमेंट का जब हम लोग मास परसेंट निकाल लेंगे तो ये बड़ा आसान है, मास परसेंट निकालना हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था। तो मास परसेंट की हेल्प से हम लोग इस कंपाउंड का, आई मीन CO2 एंड वाटर का, ये जो दो कंपाउंड है इसका क्या निकाल लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ से देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये 11th क्लास के अंदर पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर हम लोग जो हैं एक टॉपिक आता है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक टॉपिक है, उसके बाद आता है एम्पिरिकल फार्मूला नाम का टॉपिक है। उसके अंदर यही सब चीज़ें बता रखी है कि कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर आपको मिल जाए तो उससे आप लोग एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, स्टोइकियोमेट्री और एम्पिरिकल फार्मूला वाला जो टॉपिक है उसके अंदर, कि कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर हमको मिल जाती है तो हम उसकी मदद से, उसके प्रोडक्ट्स की मदद से हम लोग जो है फाइंड आउट कर लेते हैं कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आप उस टॉपिक को जरूर देखिएगा, वीडियो मैंने उसका भी बना दिया है, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा 11th क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर, तो आप लोग उसमें जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि हम लोग विद द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जिस भी रिएक्टेंट से बना है उस रिएक्टेंट का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है कि शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला होता है जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है कि उस फार्मूले में कितने एटम हैं और कौन कौन से एटम हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात कर लेता हूँ कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर कितने एटम हैं और कौन कौन से हैं, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है। ये बताता है कि इसमें एक्चुअल में एलिमेंट कितने हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ये भी बताता है कि वो कितने कितने हैं, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाऊंगा तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। सिंपलेस्ट फार्मूले का मतलब आपको लग रहा है कि ये 6 और 12 और ये 6, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6, ये किसी नंबर से कट हो रहे हैं तीनों। अगर तीनों के तीनों एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स अगर कंपाउंड के अंदर हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर हैं, अगर उनकी संख्या किसी एक कॉमन नंबर से डिडक्ट हो रही है, कट रही है, तो आप उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि 6 की टेबल में 6 आता है 1 बार, 12 आता है 2 बार और 6 आता है 1 बार, तो तीनों कट हो रहे हैं, मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को सिंपलेस्ट फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा सा फार्मूला लिख सकता हूँ, यहाँ पे CH2O, क्लियर है क्या? क्योंकि 6 की टेबल से 1 बार कटा, 1 को लिखते नहीं है, 6 की टेबल से 2 बार कटा, लिख दिया, और ये 1 बार कटा, 1 को लिखते नहीं है। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ? CH2O हो गया,
क्लियर है क्या? तो इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला होता है जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से हैं, यानी कि एक तो एलिमेंट कितने हैं वो बताता है और हर एक एलिमेंट कितने कितने हैं वो भी बताता है। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और कार्बन कितने 6, ये 12 और ये 6, तो ये टोटल चीज़ों को बताता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट को इंपेरिकल बोलते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने 11th की बोल दी, मुझे बतानी नहीं थी पर शायद किसी को दिक्कत ना आए इसलिए मैंने बता दिया, बट अगेन आई रिपीट मैं बता रहा हूँ कि पहला एविडेंस क्या है हमारा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 कैसा है। तो आप 11th क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़िए, उसमें स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला टॉपिक है, उसको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ प्रोडक्ट को देख करके, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन आपके सामने हुई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो उसके प्रोडक्ट के मास परसेंट से, उस प्रोडक्ट के मास से आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि उसका रिएक्टेंट कौन था और उस रिएक्टेंट का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन था, कैसा था, वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, ग्लूकोज का सैंपल लेंगे, उसका कंबशन कराएंगे तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है CO2 एंड H2O। तो हमारे पास बेसिकली एक पूरी की पूरी रिएक्शन आ जाती है सामने कि X कोई रिएक्टेंट है, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई प्लस O2 यानी कंबशन हुआ, प्रोडक्ट हमारे पास बना CO2 एंड वाटर। और हम लोगों के पास CO2 और वाटर का अमाउंट तो आ ही जाता है कि इतना CO2 बना और इतना वाटर बना, ये तो मेजरेबल है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बना है तो हम लोग देख लेंगे CO2 इतनी बनी है और वाटर इतनी बनी है। अब विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्ट हम लोग रिएक्टेंट का निकाल लेंगे क्या, एम्पिरिकल फार्मूला और मास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो आप चैप्टर नंबर 1 में देखिएगा 11th क्लास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि इसका मास परसेंट निकालेंगे। एक्चुअली वो स्टोइकियोमेट्री और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं तो उसी के अंदर आता है ये स्टेप। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मास परसेंट निकालेंगे, और मास परसेंट निकालना उसके अंदर बता रखा है कि कैसे निकालते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है। तो हम लोग इसका मास परसेंट निकालेंगे और मास परसेंट की हेल्प से हम इसको किस में चेंज करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला में, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला मिल गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैंपल, हम लोगों ने ग्लूकोज का सैंपल कंबशन कराया और ग्लूकोज के सैंपल का कंबशन कराने से CO2 और वाटर का अमाउंट हमें मिल गया, कैलकुलेटेड था, पता चल गया CO2 कितना है और वाटर कितना है। बस उसको हम लोगों ने प्रोसेस किया, उस प्रोडक्ट को जो हमें मिला है उसका मास परसेंट निकाला, मास परसेंट से फिर हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, फिर एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला। इस तरीके से प्रोडक्ट से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच गए रिएक्टेंट के, कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिएक्टेंट का क्या होगा। और जैसे ही हम लोगों ने वो किया तो पता चला वो फार्मूला क्या था, C6H12O6। तो इससे पता चला कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। और ये जितना भी प्रोसेस मैंने शॉर्टकट में लिखा है वो सारा का सारा चैप्टर नंबर 1 में है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। आप लोग उसको एक बार देखिएगा। आई होप आप 12th क्लास के हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट्स के अमाउंट से या बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, स्टोइकियोमेट्री से। आगे अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी बता दूंगा। हालांकि मैं अपलोड करूंगा वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के वीडियोस, तो आप लोग उसमें चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, सारा टाइम इसमें निकल जाएगा एक प्रूफ देने में, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। देखो एविडेंस नंबर 2 क्या है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि ये कैसे पता कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में सारे कार्बन जो है लाइन से अटैच्ड है। ये दूसरा प्रश्न था कि ये कैसे कंफर्म हो गया कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है ग्लूकोज की, 6 कार्बन की स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है C6H12O6। तो जब स्ट्रक्चर बनाई तो सारे कार्बन लाइन से कैसे अटैच है, सारे कार्बन को लाइन से अटैच किया हुआ ना, ऊपर से लेके 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसे कंफर्म हुआ कि सारे लाइन से अटैच है। तो इसका कंफर्मेशन हमको एक एक्सपेरिमेंट देता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम लोगों ने क्या करा, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, बता रखा है ऊपर एल्डिहाइड CH2OH और बीच में CHOH की 4 यूनिट। हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई HI से, ध्यान से सुनना, किससे कराई, HI से, और इसको क्या करा, हीट करा। अब मैं HI और हीट के बारे में बता देता हूं कि आप लोगों को पता हो या ना पता हो तो आप लोग नोट डाउन कर लेना कि जब जब HI और हीट आता है, इसका कॉम्बिनेशन आता है HI प्लस हीट, जब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करते हैं। कहीं पर भी आपको HI प्लस हीट दिख जाए तो समझ जाना ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेंगे, यानी कि ये सामने वाले का रिडक्शन कराएंगे जिससे ये रिएक्ट कर रहे हैं। और रिडक्शन कराने का मतलब क्या है, या तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो या उसकी ऑक्सीजन छीन लो, एक ही बात है। और वो जनरली ये दोनों क्या करते हैं, सामने वाले का रिडक्शन करते हैं, उसकी ऑक्सीजन छीन लेंगे या हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ऐसा करने से वो सामने वाले कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन में। नीचे नोट लगा रखा है, देख सकते हो आप लोग कि ये क्या करते हैं बेसिकली कि HI और हीट रिड्यूसिंग एजेंट जिससे काम करते हैं
और आपको बताया कि उस बंदे को उसका रिडक्शन करके उसको रिड्यूस किस में रिड्यूस किस में कर देते हैं या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही हुआ और यही हम लोगों ने रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हुए नोटिस करी। क्या नोटिस करी कि एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई HI और हीट से। क्लियर है क्या? प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोगों को एक लॉन्ग चेन मिली और प्रोडक्ट मिला एन हेक्सेन। एन का मतलब समझते हो ना, नॉर्मल चेन, लंबी चेन, और वो क्या बना, हेक्सेन बना। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का एल्केन, राइट। तो अब मैं दोबारा बता रहा हूं कि कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने ग्लूकोज का सैंपल लिया और सैंपल की रिएक्शन कराई HI और हीट से। मुझे पता था कि ये इसका रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीजन छीन लेता है, यहां से इसकी ऑक्सीजन छीन लेगा, ठीक है, यहां से इसकी ऑक्सीजन छीन लेगा, यहां से इसकी ऑक्सीजन छीन लेगा और हाइड्रोजन ऐड कर देता है। अगर यहां से इसकी ऑक्सीजन छीनेगा तो इसके पास ये 2 हाइड्रोजन ऐड कर देता है। क्लियर है क्या? यहां से अगर ये ऑक्सीजन छीनेगा तो यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर देगा। एक ऑक्सीजन यहां से छीनेगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ऐड करेगा। बताऊं एक क्यों, 2 क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए थे, 2, इसलिए ऑक्सीजन हटते ही इसके दोनों बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहां पर भी क्या था, कार्बन जो है बेसिकली जो है ऑक्सीजन से, सॉरी माफी चाहूंगा, यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर क्या हुआ था, ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड से अटैच है कार्बन, तो एक ऑक्सीजन हटेगी तो एक हाइड्रोजन ही आएगा, मैं माफी चाहूंगा। इसके अलावा यहां पर जो कार्बन है वो भी ऑक्सीजन से एक बॉन्ड से अटैच है, तो ऑक्सीजन हटेगा तो वहां पर भी एक हाइड्रोजन आएगा। तो कुल मिलाकर के HI और हीट इसके ऑक्सीजन छीनता है और जितने जरूरी हाइड्रोजन है वो इसको दे देता है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो जाता है एल्केन के अंदर। और एल्केन में भी हम लोगों ने प्रोडक्ट नोटिस करा, तो प्रोडक्ट क्या बना, एन हेक्सेन। एन फॉर किस, पूरी की पूरी नॉर्मल चेन बनी है, और हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन का एल्केन बना है। एल्केन मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच था, और ऐसे कितने कार्बन थे टोटल, 6 थे, और नॉर्मल चेन थी, इसलिए प्रोडक्ट का नाम है एन हेक्सेन। तो ये प्रोडक्ट हम लोगों को कुछ देखने को मिला, CH3, देन बीच में CH2 का होल 4, मतलब CH2 की 4 यूनिट्स, आखिरी में CH3। तो ये जब सीधी सीधी लाइन बनी ना कार्बन की, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ऐसा छठे तक जुड़ा हुआ है, तो ये कंफर्म करता है कि जरूर रिएक्टेंट में भी कार्बन एक दूसरे से लिंक होंगे स्ट्रेट चेन में, तभी तो प्रोडक्ट भी ऐसा बना है। कैसा कि कार्बन लिंक्ड है एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में। तो जैसा ये प्रोडक्ट बना एल्केन वाला, स्ट्रेट चेन वाला, तो ये कंफर्म हो गया कि रिएक्टेंट भी स्ट्रेट चेन वाला होगा, यानी कि सीधा सीधा लाइन वाला होगा, यानी कि कार्बन एक दूसरे से स्ट्रेट चेन से कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्रूफ मिला कि कार्बन एक दूसरे से लाइन से अटैच रहते हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है काफी देर तक इसकी रिएक्शन इससे कराई, तो ये लंबी चेन हम लोगों को मिली। और ये लाइन मैंने लिखी हुई है, इस तरीके से हम लोगों को प्रूफ मिला कि ऑल कार्बन आर कनेक्टेड इन स्ट्रेट चेन। आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रूफ समझ में आए होंगे। मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बार और रिपीट कराऊंगा कि चूंकि प्रोडक्ट में, चूंकि रिएक्टेंट में कार्बन एक दूसरे से स्ट्रेट चेन से कनेक्टेड थे, यानी लाइन से कनेक्टेड थे, इसलिए प्रोडक्ट में जो एल्केन बना है उसमें भी कार्बन लाइन से स्ट्रेट चेन फॉर्म में, यानी एक के बाद एक से कनेक्टेड हैं। प्रोडक्ट ऐसा मिला है तो ये कंफर्म है रिएक्टेंट भी ऐसा होगा। तो यहां से हमको प्रूफ मिल गया कि ग्लूकोज में कार्बन एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3